तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 1 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना शुरू की? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अच्छा, सिंगल यूज प्लास्टिक ये क्या होता है? मतलब ऐसी प्लास्टिक जिसे आप एक बार यूज कर लोगे उसके बाद उसे फेंक दिया जाएगा। उदाहरण जैसे कि प्लास्टिक स्ट्रॉ आ गई जिससे आप जूस वगैरह पीते हो, प्लास्टिक के ग्लास वगैरह हो गए, तो ये सब आते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के अंदर। एक्चुअली में ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो डिस्पोजल है यानी कि जो विघटन है वो सबसे बड़ी समस्या है। और आपको ये भी याद होगा कि 1 जुलाई 2022 से यानी कि आज के दिन से पूरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना को शुरू किया। अब है क्या इस योजना में, होगा क्या? तो जो भी स्कूल्स हैं, जो भी कॉलेजेस हैं, उनके बच्चों को कहा जाएगा कि वो अपने घर से जो भी उनके पास सिंगल यूज प्लास्टिक है उसे लेकर के आएँ, स्कूल कॉलेज में जमा कराएं। और फिर जो स्कूल वाले हैं, जो कॉलेज वाले हैं, वो उन बच्चों को उस प्लास्टिक के बदले पैसे देंगे। किस हिसाब से? 75 रुपये किलो के हिसाब से भुगतान करेंगे। तो ये है सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना जिसको हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। अब बात हिमाचल प्रदेश की है तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। अब देखो हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है। इसकी समर कैपिटल शिमला है और विंटर कैपिटल इसकी धर्मशाला है। मुख्यमंत्री इसके जयराम ठाकुर हैं और इसके गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अभी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस भी बने हैं, उनका नाम है अमजद अहतेशम सईद। अभी आपको याद है अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव जिसका नाम है उन्मेष, उसका भी उद्घाटन किया गया हिमाचल प्रदेश में। और ये अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव है और पहली बार इसका आयोजन किया गया, तो ये याद रखना। और अभी ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य भी बना है हिमाचल प्रदेश। और अभी कांगड़ घाटी महोत्सव ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मनाया गया। और हिमाचल प्रदेश का जो चंबा जिला है वो 100वां हर घर जल वाला जिला बना था। अभी आपको याद होगा 9वीं महिला राष्ट्र आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हिमाचल प्रदेश के काजा में किया गया। ये चैंपियनशिप पहली बार हिमाचल प्रदेश में हुई जिसको जीता है लद्दाख ने। अभी हिमाचल प्रदेश की चंबा चप्पल और लाहौल के बने हुए मोजे और दस्तानों को जीआई टैग मिला था। उसी तरह से याद रखना देश में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती कहाँ पे शुरू हुई? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। और दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन ये भी किया गया हिमाचल प्रदेश के काजा में। अच्छा, 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश ही है। और हिमाचल प्रदेश में आपको रोहतांग टनल मिलेगी जिसका नाम अटल जी के नाम पे कर दिया गया, अटल सुरंग। लंबाई है 9.02 किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश में आपको शिपकिला दर्रा भी मिलेगा और इसी दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI ने भारत की पहली स्वदेशी कोरोना mRNA वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। उसका नाम आपसे पूछ रहे हैं तो आंसर होगा जेमकोवेक 19। तो याद रखना ये देश की पहली और विश्व की तीसरी mRNA बेस्ड कोविड वैक्सीन है जिसका नाम है जेमकोवेक 19। इसे किसने बनाया है? तो पुणे की एक कंपनी है जेनेवा बायोफार्म ने। और इस वैक्सीन की खास बात क्या है? कुछ पॉइंट्स ध्यान रख लो कि इसे आप 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस में संरक्षित रख सकते हैं। इसके 2 डोज लगेंगे 28 दिनों के अंतराल में। और कितने लगेंगे? 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछूंगा। अभी भारत ने जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? तो याद रखना एनोकोवैक्स उसका नाम है। और अगर आपसे पूछा जाए कोवैक्सीन को किसने बनाया था, तो भारत की बायोटेक कंपनी है जो कि हैदराबाद की कंपनी है, उसने बनाया था। कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। और जाइकोव डी को बनाया था जाइडस कैडुला ने। ये DNA आधारित पहली वैक्सीन है। और मुझे बताओ ओमिक्रॉन की जांच की स्वदेशी किट जो आई थी उसका नाम क्या है? ओमिश्योर। और आपको याद है अभी भारत में 5 से लेकर 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो आपातकालीन उपयोग करने वाला
जो पहला टीका था उसका नाम क्या है? कॉर्बेवैक्स। इसे हैदराबाद की एक बायोलॉजिकल ई कंपनी है उसने बनाया था। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बना था कौन सा? भारत। उसके अलावा प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को प्रमाणित करने वाला पहला देश कौन सा बना था? कनाडा बना था। तो याद रखना ये सब पढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में ईरान और किस देश ने ब्रिक्स क्लब में शामिल होने के लिए आवेदन किया? तो आंसर होगा अर्जेंटीना। तो अभी ईरान और अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अप्लाई किया है। ब्रिक्स आप जानते हो अभी इसमें 5 देश शामिल हैं। कौन कौन से? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। आप जानते हो ब्रिक्स की अध्यक्षता 2022 में किसके पास है? चाइना के पास है। अभी इसकी 14 नंबर की बैठक चाइना में हुई थी। पिछले साल इसकी 13वीं नंबर की जो बैठक है वो कहाँ पे हुई थी? यानी कि पिछले साल अध्यक्षता भारत के पास थी। और कैसे याद रखना है? सिस्टमेटिक चलता है, जैसे पिछले साल इंडिया के पास थी, अभी चाइना के पास है और अगले साल साउथ अफ्रीका के पास होगी, फिर ब्राज़ील के पास, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, ऐसे चलता रहेगा। तो इसे याद रखना आसान है। अच्छा आपको पता है जो ब्रिक्स बैंक है जिसे आप कहते हो न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका भी नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना था? ये आप लोग बताइए। बाकी अगर मैं आपसे पूछूं कि 2022 में G20 की अध्यक्षता किसके पास है, तो आंसर होगा इंडोनेशिया के पास में। और अगले साल यानी कि 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा भारत और इसकी बैठकें कहाँ पे होगी? तो यह याद रखना जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा 2022 में बिम्स्टेक की अध्यक्षता ये श्रीलंका के पास है। और अभी G7 की बैठक कहाँ पे हुई थी? जर्मनी में हुई थी। और इस साल क्वाड की जो चौथी बैठक हुई थी वो टोक्यो जापान में हुई थी। अगले साल कहाँ पे होगी? 5वें नंबर की बैठक ऑस्ट्रेलिया में। और इस साल 2022 में आसियान की अध्यक्षता कौन कर रहा है? कंबोडिया कर रहा है। आपको याद है कोप 26, कोप मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कोप 26 का आयोजन किया गया था 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और इस साल कोप 27 का आयोजन होगा मिस्र यानी कि इजिप्ट में। और अगले साल कोप 28 का आयोजन कहाँ पे होगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में। अच्छा नॉर्डिक देश किसे कहते हैं? तो उत्तर यूरोप के जो 5 देश हैं जैसे कि डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड, इनको कहते हैं नॉर्डिक देश। आपको याद होगा इस साल जो दूसरा नॉर्डिक भारत समिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कोपेनहेगन डेनमार्क में। और आपने पढ़ा था एक नया ग्रुप बना है जिसका नाम है I2U2 ग्रुप, मतलब 4 देश है इसमें। 2 देश है इंडिया और इजराइल और 2 देश है यूनाइटेड अरब अमीरात और USA। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 जून को। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? इतिहास में एस्टेरॉयड के महत्व और आज हमारे सौर मंडल में उनकी भूमिका के बारे में आम जनता को बताने के लिए इसे मनाया जाता है। थीम क्या है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अच्छा जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो किन 2 ग्रहों के बीच में पाई जाती है? तो याद रखना मंगल और बृहस्पति यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में। अच्छा चलिए एक बार देखते हैं जून में हमने कौन कौन से डेज मनाए, उनको रिवाइज करते हैं एक बार। देखो 1 जून को 2 डे मनाए गए थे, वर्ल्ड मिल्क और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। और 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, और 8 जून को एक तो विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया। 15 जून को हमने विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया। 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के रूप में मनाया। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया। और 21 जून को हमने इंटरनेशनल योगा डे मनाया था। 21 जून को ही वर्ल्ड म्यूजिक डे और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया था। फिर 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया। 23 जून को भी इंटरनेशनल ओलंपिक डे, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस और यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे मनाया था। 25 जून को हमने विश्व नाविक दिवस डे ऑफ सी फेयरर के रूप में मनाया। तो ये जून के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए,
अभी जून 2022 में रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आंसर होगा आकाश अंबानी। तो ये है भारत की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी रिलायंस जियो। और अभी तक जो इसके अध्यक्ष थे मुकेश अंबानी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अब उनके जो बेटे हैं आकाश अंबानी, वो इसके नए चेयरमैन बन गए हैं। तो ये नाम वैसे आप सबको पता है, इतना खास क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन इसके ऑप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि नीति आयोग के नए सीईओ भी कौन बने? तो रामेश्वरन अय्यर बने। लेकिन नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछेंगे तो डॉक्टर सुमन के बेरी। और दिनकर गुप्ता ये भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए प्रमुख बने थे। और रंजना प्रकाश देसाई ये भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष बनी थी। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 हेतु जिलों के लिए केंद्र का पहला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया? तो आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने इस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को लॉन्च किया है। और वैसे हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। तो ये 2018-19, 2019-20 के लिए जारी किया गया है और ये पहली बार जारी किया गया है, मतलब इस इंडेक्स को फर्स्ट टाइम जारी किया गया। तो इसमें जो भी जिले हैं उनकी रेटिंग दी गई है और 12 संकेतक है, उनके हिसाब से ये रेटिंग दी गई है। अब ध्यान से सुनो, जो सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है उसके लिए इसमें दक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जिसके 90% से ऊपर अंक होंगे वो इसके अंदर आएगा, इस कैटेगरी के अंदर। लेकिन पूरे देश में एक भी जिला इसके अंदर नहीं आया। फिर दूसरे नंबर पे आता है उत्कर्ष। तो इस श्रेणी में राजस्थान के 3 जिले आते हैं जो कि टॉप 3 हैं। पहले नंबर पे सीकर है, दूसरे पे झुंझुनू है और तीसरे पे है जयपुर। और इसमें सर्वाधिक जिले ये किस राज्य के हैं? तो राजस्थान के हैं। टोटल 24 जिले हैं। अच्छा, आपने कहा हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। अगर आपसे पूछे खेल व युवा मामलों के मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है। और आयुष मंत्री सर्बानंदा सोनोवाल है, जिनके पास शिपिंग मंत्रालय भी है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, बताओ अभी किस राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड जीता था? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल ने। और अभी शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 को जारी किया था। इसमें 3, 5, 8 और 10वीं कक्षा की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। अच्छा, अभी वैसे सीबीएसई की नए अध्यक्ष कौन बनी है? निधि छिब्बर बनी है। और एनसीईआरटी के हमारे नए डायरेक्टर बने थे दिनेश प्रसाद सकलानी। अच्छा, मुझे ये बताओ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा कर्नाटक। और दूसरा बना था मध्य प्रदेश। और 2020 वाली ये भारत की जो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये किस समिति की सिफारिश पे आई थी? चलिए बताइए, अभी जून 2022 में किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसे कहेंगे हीट, इसका सफल परीक्षण किया गया? तो आंसर होगा अभ्यास। हीट मतलब आपने देखा फुल फॉर्म होती है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। तो अभी डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया। कहाँ से किया? चांदीपुर उड़ीसा से। अब ये है क्या? तो आपको पता है, जब भी आप कोई मिसाइल की टेस्टिंग करते हैं तो आपने देखा होगा वो मिसाइल किसी लक्ष्य पे जाकर के गिरती है, तो आप क्या कहते हो? आपका जो परीक्षण है वो सफल हुआ। तो वो जो टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, वो है ये हीट। आपने कहा ना इसकी फुल फॉर्म, तो देखो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिस पर मिसाइल टेस्ट की जाएगी। और अभी इसका सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। कहाँ से? चांदीपुर उड़ीसा से। अच्छा, डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1958 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी है। और मोटो क्या होता है इसका? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि पिनाका क्या है, तो ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। और तेजस क्या है? ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे डेवलप किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। और तेजस से आपको याद आएगा, जो कि एक योजना भी है जिसका मतलब होता है ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स, जिसको दुबई एक्सपो 2022 में हमारे जो खेल मंत्री हैं उन्होंने लॉन्च किया था। और ब्रह्मोस क्या है? ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और निर्भय ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। अभी आपको याद होगा जो प्रलय है, अभी इसका भी पहली बार सफल परीक्षण किया गया था। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अच्छा, वैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? आप सभी जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं।
लेकिन मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टेसी थॉमस को कहते हैं। ये याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, ई लर्निंग पोर्टल है डाक कर्मयोगी, इसका संबंध किससे है? तो आंसर होगा डाक सेवा से है। तो डाक कर्मयोगी एक ई लर्निंग पोर्टल है और इसे हमारे संचार मंत्री जो हैं, रेलवे मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवा का डेवलपमेंट करना। और इसके लिए क्या करना होगा? डाक कर्मचारियों को सक्षम करना होगा, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता को बढ़ाना होगा और इसके लिए डाक कर्मचारियों को दक्ष करना पड़ेगा। और यही इसका उद्देश्य है कि कर्मचारियों को मजबूत करना, उनकी क्षमता को बढ़ाना, उनकी योग्यता को बढ़ाना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसके एमडी सीईओ कौन है? जे वेंकट रामू है। इसका टैगलाइन होता है आपका बैंक आपके द्वार। अभी आपको याद होगा, तमिलनाडु सरकार ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया था। और डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की आरोहण 4.0 नामक बैठक कहाँ पे हुई थी? शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुई थी। और अभी डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन डाक पे को भी लॉन्च किया था। तो अब ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा बजाज आलियांज। तो बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने शुरू किया है वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो मतलब अगर आप इस हेल्थ केयर प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो आप दुनिया में कहीं भी उपलब्ध सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। आपको याद है, अभी जो बजाज आलियांज के एमडी सीईओ है उनको फिर से रीअपॉइंट किया गया था। उनका नाम क्या है? तपन सिंघल नाम है। अच्छा, तपन से एक करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछने वाला हूं। तपन कुमार डेका, इनका अभी नया अपॉइंटमेंट हुआ है। आप लोग बताइए, तपन कुमार डेका ये अभी क्या बने थे? बाकी अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी बजाज फाइनेंस के साथ किस बैंक ने भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा डीबीएस बैंक। आपको याद होगा, अभी बजाज फाइनेंस ने हर टाइम ईएमआई ऑन टाइम नाम से डिजिटल अभियान भी शुरू किया था। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद होने चाहिए। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में काशीनाथ योजना ये किस राज्य ने शुरू की है? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, उन्होंने ये काशीनाथ योजना को शुरू किया है। तो इस योजना में क्या होगा? तो जो भी तीर्थ यात्री काशी विश्वनाथ मंदिर के तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, सरकार उनको 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। अच्छा, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ये मंदिर। अच्छा देखो, कर्नाटक को तो हमने कई बार डिस्कस किया है। आज थोड़ा इंपॉर्टेंट मंदिरों के बारे में जानते हैं। आप मुझे बताओ सबसे पहले, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? और ये भी चर्चा में क्यों था? क्योंकि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आंसर होगा गुजरात में। अक्षरधाम मंदिर आपको मिलेगा नई दिल्ली में। कोणार्क सूर्य मंदिर आप जानते हो, 100% सोलर एनर्जी से संचालित ये भारत का पहला मंदिर भी है, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। 10 रुपये के करेंसी नोट पे इसका चित्र अंकित है। तो ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। केदारनाथ मंदिर आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में है। वृद्धेश्वर मंदिर ये आपको मिलेगा तंजावुर तमिलनाडु में। विरूपाक्ष मंदिर आपको मिलेगा कर्नाटक में। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? केरल में है। और मीनाक्षी मंदिर ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में वैगई नदी के किनारे मदुरै में स्थित है। ये द्रविड़ शैली में बना है। और काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जिसे रामप्पा मंदिर भी बोलते हैं, ये आपको मिलेगा तेलंगाना में। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि ये हमारी 39 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ था। और वैसे हमारा 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? गुजरात का धोलावीरा। और कामाख्या माता का मंदिर ये आपको मिलेगा असम में, जहाँ पे अभी अंबुबाची का मेला लगा था। और विरूपाक्ष मंदिर ये आपको हम्पी यानी कि कर्नाटक में मिलेगा। उमिया माता मंदिर अभी ये आपको मिलेगा कहाँ पे? गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद में। और खजुराहो मंदिर आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में। अच्छा मुझे बताओ, अभी संस्कृति मंत्रालय ने 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों के दर्शन के लिए एक पोर्टल, एक वेबसाइट लॉन्च किया था जिसका नाम क्या है? टेम्पल 360 डिग्री है। तो चलिए अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अभी नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा मोहम्मद जलूद। आप सभी ने प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और अभी भी यहाँ पे अभी नेट की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। और एक्चुअली में दिक्कत क्या होती है, मैं थोड़ा सा सिटी के आउटसाइड में रहता हूँ, थोड़ा सा आप रूरल एरिया समझ सकते हैं, जहाँ पे आसपास किसी के पास ब्रॉडबैंड सुविधा नहीं है। तो मुझे यहाँ से 10 किलोमीटर या सिटी के अंदर जाना पड़ता है, और इतनी जल्दी मॉर्निंग में कोई शॉप वगैरह खुलती भी नहीं है। तो एक्चुअली में एक शोरूम है, उसके बाहर जो ब्रॉडबैंड है उसका वाईफाई, उसका पासवर्ड मेरे पास है, तो वहाँ जा कर के बाहर जाके करना पड़ता है। तो थोड़ा सा मुश्किल भी होता है और इस कारण से टाइम भी लग जाता है। तो आजकल काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है जब तक इंटरनेट वापस चालू नहीं कर देते। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, मेहनत अच्छी लगी होगी। और क्विज़ वगैरह इसी कारण से अपलोड नहीं हो पा रही है, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा दिन में जा कर के आपकी सारी क्विज़ वगैरह जो है वो अपलोड कर दूँ। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।